पाठ लहासा की ओर, कक्षा नवम। मैं निशा तिवारी। आज इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। यूँ तो मैंने पूर्व में ही इस पाठ की चर्चा जूम ऐप के द्वारा आप लोगों से कर दिया था मैंने, तो मैं आज उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। पहला प्रश्न है, नेपाल तिब्बत मार्ग की विशेषताओं का वर्णन करें। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि नेपाल और तिब्बत जाने का जो मार्ग था वह बड़ा ही कठिन था, दुर्गम था, और हमारे लेखक राहुल सांकृत्यायन जी ने इस पर प्रकाश भी डाला है कि किस प्रकार वह रास्ता था, कितनी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। तो उस विशेषताओं का हम जिक्र करेंगे। नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। सैनिक रास्ता इसलिए कि वहाँ पर कुछ फौजी चौकियाँ बनी हुई थी और उन फौजी चौकियों में हमारे फौजी अपना सीमा पर सुरक्षा हेतु तैनात रहा करते थे। इस मार्ग से ही नेपाल की और हिंदुस्तान की चीज़ें तिब्बत जाया करती थी। क्योंकि यह हमारे व्यापारिक रास्ता था, इसलिए इस रास्ते से लोगों का आना जाना बना हुआ था। सैनिक मार्ग होने के कारण जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। मैंने पहले ही कहा कि सैनिक मार्ग से ही तात्पर्य है कि वहाँ पर हमारे बहादुर सैनिक वहाँ पर अपनी चौकियां बना करके वहाँ पर हमारी सुरक्षा हेतु विराजमान थे। इसमें चीनी सेना रहा करती थी। आजकल बहुत सी फौजी मकान गिर चुके हैं और किले के कई भाग किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। और हम जानते हैं कि जो स्थान परित्यक्त हो जाता है उस पर जो बेघर बार होते हैं वे लोग अपना बसेरा बना लिया करते हैं। कुछ ऐसा ही था उस चीनी किले का भी, जहाँ पर हमारे फौजी सैनिक ने जहाँ पर जो चीनी किला परित्यक्त हो चुका था, जिन किसानों के पास अपने मकान नहीं थे, उन लोगों ने अपना बसेरा बना लिया था। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार तिब्बत में यात्रियों के लिए कौन कौन सी आरामदायक सुविधाएं थी हैं। तो कौन कौन सी सुविधाएं? एक तरफ तो यहाँ पर जिक्र होता है कि वह मार्ग बड़ा कठिन था, वो रास्ते कठिन थे, वहाँ के लोगों का जीवन यापन जो था, तरीका जो उनका था, बड़ा ही दुर्गम था। लेकिन यहाँ पे कुछ आरामदायक बातें थी। कौन सी सुविधाएं थी उन्हें? लेखक के अनुसार तिब्बत में यात्रियों के लिए कई आरामदायक सुविधाएं हैं। तिब्बत के समाज में जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। पाठ पढ़ाने के दौरान ही मैंने आपसे कहा था इस बारे में कि किस तरह से आज जो वर्तमान स्थितियां हैं, जाति पाति छुआछूत का भेदभाव, खास करके हमारे जो रूढ़िवादी परंपराओं के बीच में औरतें जो पर्दा किया करती हैं आज भी, लेकिन धीरे धीरे हमारी सोच बदल चुकी है। हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे विचार बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले ऐसा होता था। लेकिन उस समय पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में जब लेखक ने यहाँ चर्चा की है कि वहाँ पर औरतें पर्दा नहीं करती थीं, बड़े ही आराम से किसी के पराये मर्द के सामने भी चले जाना, यह उस समय का तिब्बती समाज था। और छुआछूत का तो भेदभाव था ही नहीं, किसी भी जाति प्रथा के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, अपरिचित लोगों के साथ भी उनका वही व्यवहार होता था। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। झोली में से चाय मतलब वहाँ पर अपरिचित लोगों का अपने घर में आवागमन हो जाता था, वह आपके लिए उसे पका देगी, बना देती थी वो। बस निम्न श्रेणी की भिखमंगों को छोड़कर कोई भी अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर जा सकता है। निम्न श्रेणी से तात्पर्य है कि अति निम्न, मतलब कहने का मतलब है कि जो बिल्कुल भिखमंगे, सबसे नीचे श्रेणी के, जो देखने से ही लगते हो कि थोड़े जिन पर विश्वास ना किया जा सकता है, उन पर ही लोगों का विश्वास नहीं हुआ होता था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण यात्रियों को किस खतरे का सामना करना पड़ता था? तो ये बात अभी तो सबसे पहले हम लोग इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हथियार का कानून, जिसकी चर्चा मैंने पाठ पढ़ाने के दौरान की थी, कि हथियार का कानून से तात्पर्य है कि आज हम लोग कोई भी हथियार, जैसे बंदूक, पिस्तौल, कोई भी हथियार रखते हैं तो उसके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है ना। और अगर उस हथियार से किसी की मौत हो जाए, किसी को मार दिया जाए, तो सबसे पहले कानून हमें
सजा देता है उस पर पाए गए हाथ के चिन्हों से, फिंगरप्रिंट से। तो ये से कहते हैं हथियार का कानून। लेकिन पहले उस समय तिब्बत में हथियार का किसी प्रकार का कानून नहीं था, तो बड़े बेफिक्र होकर लोग आराम से अपने साथ कुछ भी रखा करते थे, बंदूक, पिस्तौल। तो लेखक की यात्रा के समय तक तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस प्रकार के कोई कानून नहीं थे वहां। लोग वहां खुलेआम हथियार रखते थे। मैंने कहा ना कि किसी भी प्रकार के हथियार को रखने में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। निर्जन और वीरान जगहों पर डाकुओं का खतरा मंडराता रहता था और लोगों को भय रहता था सुनसान जगहों पर, क्योंकि लोगों के पास हथियार बड़े आराम से खुले रूप से लोग रखते थे। तो लोग बड़े आराम से लोग लेकर उसे घूमते थे, क्योंकि वहां पुलिस का कोई प्रबंध नहीं था। वे यात्रियों को लूटने से पहले मार दिया करते थे। पहले उन्हें मार दिया करते थे, क्योंकि मारना उनके लिए आसान था, क्योंकि कानून ही नहीं था। उन्हें किसी प्रकार की सजा ही नहीं होती थी, इसलिए पहले वे उन्हें मार देते थे, फिर उनके पास पाए गए धनों को इकट्ठा करते थे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था का वर्णन करें। जागीरदारी से तात्पर्य है सामंतशाही। पहले क्या होता था कि छोटे छोटे टुकड़ों को एक जागीरदार, उसका मालिक जागीरदार बना दिया जाता था, जो जागीरदार कहलाता था। जमींदारी प्रथा, सामंतशाही प्रथा, ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले। तो कुछ ऐसी ही व्यवस्था तिब्बत में भी थी। तो तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत हिस्सा मठों के हाथ में है। मठ से तात्पर्य हमारा बौद्ध मठ से है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी कराता है, खुद से भी कराता है, और कुछ उसके मालिक के हाथों भी चलती थी, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का अर्थ होता है बिना पगार के, बिना पैसे दिए। मनमानी चला करती थी, जागीरदारों की मनमानी हुआ करती थी। जमींदार लोग, पहले उस समय के लोग, जागीरदार लोग, जमींदार लोग अपनी मनमानी किया करते थे। खेती का प्रबंध देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था। भिक्षु से तात्पर्य भिक्षुक से नहीं, भिखारी से नहीं, भिक्षु से तात्पर्य बौद्ध भिक्षु से है। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो जगह जगह घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता, यानी उसको ही सब कुछ मानते थे अपना। यही हमारा मालिक है, यही हमारा सर्वे सर्वा है। ठीक है, धन्यवाद। अब हम लोगों ने इन 4 प्रश्नों पर विचार विमर्श किया। तो आज हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब हम अगले दिन के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।